हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि CDP के पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये जनवरी 2021 वाला है। तो इसमें जो CDP के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। पहला विकल्प है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा जा सकता है। दूसरा विकल्प है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तीसरा है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और चौथा है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो विकास जो है एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल है। मानव के विकास को अलग अलग चरणों में बांटा गया है, शैशवाकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये आप लोग जानते ही हैं। इसमें पूछा गया है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वह बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? पहला विकल्प है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। तीसरा है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। और चौथा है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत इस विचार को बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन्होंने ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र या JPD इसे कहा है, जो सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसे ही इन्होंने निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पहला विकल्प है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। दूसरा है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणी सोच से आबद्ध हैं। तीसरा है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। और चौथा विकल्प है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बताना है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जो मैंने आपको कई बार बताई भी हैं। इसमें पूछा गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की इस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। पहला विकल्प है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। दूसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास।
तीसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया और इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण बताई, ये मैंने आपको बताया है। प्रश्न में पूछा गया है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, तो वह है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यहाँ बुद्धि का प्रकार दिया गया है और यहाँ अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, और इसमें ये बताना है कि कौन सही प्रकार से मिला हुआ है। पहला लिखा है स्थानिक और लिखा है मनोवैज्ञानिक, दूसरा अंतरावैयक्तिक विक्रेता, तीसरा है भाषिक मूर्तिकार और चौथा है शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही मिला हुआ है, तो इसमें जो सही मिला है वह है चौथा, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये सही मिला हुआ है। और ये तीनों गलत हैं, क्योंकि भाषिक बुद्धि जो है लेखक, कवि, वकील, पत्रकार इनमें पाई जाती है, मूर्तिकार में नहीं पाई जाती। अंतरावैयक्तिक ये किसमें पाई जाती है? दूसरों के व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं के प्रति संवेदनशीलता जिसमें होती है उसमें अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। और लिखा है स्थानिक, तो ये पाई जाती है चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, पायलट, गोताखोर, नाविक, तो इनमें पाई जाती है, मनोवैज्ञानिक में नहीं पाई जाती, इसीलिए ये तीनों गलत हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, पहला विकल्प है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, दूसरा है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, तीसरा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है और चौथा है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, पहला विकल्प है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, दूसरा है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, तीसरा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, और चौथा है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया जॉन डीवी ने, ये आपको याद रखना है। इसमें पूछा गया है अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? पहला विकल्प है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, दूसरा है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, तीसरा है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, और चौथा विकल्प है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना।
तो कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करना है, तो इसमें कौन सा प्रभावशाली पद्धति होगी ये पूछा गया है। तो क्रियाकलाप के मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। पहला है एक गुण और साधन, दूसरा है एक रुकावट, तीसरा है एक समस्या और चौथा है एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें पहला विकल्प है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, दूसरा है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तीसरा है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, और चौथा विकल्प है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो विकल्प पढ़कर ही आपको उत्तर पता चल गया होगा, क्योंकि आप देखते हैं अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को स्रोत के लिए उपयोग करता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा लिखा है उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। शिक्षक को कभी भी बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है उनकी क्षमता के आधार पर, तो ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। दंड देना है, दंड तो शिक्षक को देना ही नहीं है, और दंड वाला विकल्प कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, तो ये काट दीजिए। एक विकल्प बचता है और वही इस प्रश्न का उत्तर है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा पूछा गया है, तो बाल केंद्रित का मतलब है बच्चे के अनुसार, बच्चे किस प्रकार सीखना चाहते हैं अध्यापक को उसी अनुसार सिखाना है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला विकल्प है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा विकल्प है जीन पियाजे, तीसरा है अल्बर्ट बंडूरा और चौथा है B.F. स्किनर। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पहला विकल्प है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, दूसरा है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, तीसरा है बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट और चौथा है छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट। तो इसमें पूछा गया है आंशिक दृष्टि वाले यानी जो विद्यार्थी हैं उनमें दृष्टि दोष है, तो उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट। यहाँ छोटी मुद्रा से अभिप्राय है कि छोटे प्रिंट वाले यानी छोटे छोटे अक्षर लिखे हों उसमें, तो यदि बच्चे को कम दिखाई देता है तो छोटे अक्षर पढ़ने में उसे परेशानी होगी, तो चौथा विकल्प इसमें उपयुक्त नहीं है अधिगम सामग्री, तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। पहला विकल्प है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, दूसरा है बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, तीसरा है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, और चौथा है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार क्या है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा पाने का अधिकार है एक नियमित विद्यालय में, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प आप पढ़ेंगे आपको पता ही चल जाएगा कि ये प्रश्न के उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? पहला विकल्प है चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। दूसरा है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तीसरा है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। और चौथा है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करना है तो उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना है और नीरसता दूर करने के लिए उन्हें क्रियाकलाप देने हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पहला विकल्प लिखा है पहला विकल्प है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। दूसरा है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तीसरा विकल्प है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। और चौथा है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। अब इसमें लिखा है पठन वैफल्य। अब आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डिसलेक्सिया यानी डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों की पहचान करनी है तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, क्योंकि डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? पहला विकल्प है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। दूसरा है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तीसरा है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। और चौथा है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब इसमें पूछा गया है जो प्रभावशाली पद्धति नहीं है वह बताना है। तो अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ये प्रभावशाली पद्धति नहीं है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। पहला विकल्प है का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा है का कोई आपसी संबंध नहीं है। और चौथा है कि भूमिका नगण्य है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को, पहला विकल्प है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। और चौथा है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करना है तो अध्यापक को क्या क्या करना है ये पूछा गया है। तो इसमें पहला सही है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। और विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त बन सकें। अब नामांकित करने वाला, वर्गीकृत करने वाला ये तो होते ही नहीं है विकल्प उत्तर, तो ये दूसरा इसीलिए नहीं है। और कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक की मानक विधि को अपनाना चाहिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि विविधता की उपेक्षा नहीं करनी है शिक्षक को। तो
पहला और तीसरा इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अधिगम फिल करना है एक और प्रक्रिया है। पहला विकल्प है सरल जटिल कौमा सक्रिय, दूसरा है सरल कौमा रैखिक, तीसरा है सरल कौमा व्यक्तिगत और चौथा है जटिल कौमा निष्क्रिय। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जटिल भी है और सक्रिय भी है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को चाहिए। पहला विकल्प है टालना, दूसरा है उपेक्षित करना, तीसरा है समझना और चौथा है अनदेखा करना। तो कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाना है तो अध्यापका को अपनी कक्षा में सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को समझना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए फिल करना है, इसमें भी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय के। तो कक्षा में पहला विकल्प है सहयोगिक कौमा प्रतिस्पर्धिक, दूसरा है प्रतिस्पर्धिक कौमा सहयोगिक, तीसरा है भयावह कौमा सुसाध्य और चौथा है प्रतिस्पर्धिक कौमा सुसाध्य। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पहला विकल्प है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। दूसरा है सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, तीसरा है वे कार्य देना जो बहुत सरल हो और चौथा है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे। अगला प्रश्न है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला विकल्प है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। दूसरा है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध करानी है। तीसरा है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। और चौथा है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो जो गलत है बच्चों की चिंतन के बारे में वह बताना है। तो बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते, ये गलत है। बच्चे स्वयं प्रत्ययों को सोचते हैं, अपने सिद्धांतों की रचना भी करते हैं। और इसमें लिखा है कि बच्चे प्रत्ययों को सोच नहीं सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, तो यही गलत है। तो दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों का विद्यालय में असफल होना। पहला विकल्प है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। दूसरा है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तीसरा है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। और चौथा है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो यदि विद्यालय में बच्चे असफल हो रहे हैं तो यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए बच्चे असफल हो रहे हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। पहला विकल्प है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं।
दूसरा है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तीसरा है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। और चौथा है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो अधिगम में विघ्न यानी रुकावट पैदा करती है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक फिल करना है, कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पहला विकल्प है अध्यापक केंद्रित, दूसरा है प्रगतिशील, तीसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित और चौथा है व्यवहारवादी। तो यदि अध्यापका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है तो यह प्रगतिशील कक्षा है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विकास के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। दूसरा है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तीसरा है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। और चौथा है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो विकास के विषय में जो सही है वह बताना है। तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। पहला विकल्प है प्रतीकात्मक खेल उभरना, दूसरा है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, तीसरा है पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, और चौथा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह पूछा गया है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। पहला विकल्प है कि कोई भूमिका नहीं है, दूसरा है कि बहुत कम भूमिका है, तीसरा है प्राथमिक कारक है और चौथा है द्वितीयक कारक है। तो बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय जो है द्वितीयक कारक है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पास पड़ोस परिवार ये प्राथमिक कारक होते हैं और विद्यालय द्वितीयक कारक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्ताव किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। पहला विकल्प है जीन पियाजे, दूसरा विकल्प है लेओ वाइगोत्स्की, तीसरा है हार्वर्ड गार्डनर और चौथा है लॉरेंस कोलबर्ग। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है जीन पियाजे। तो ये पेपर था जनवरी 2021 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं और ये पेपर आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।